अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की और आज हम बात करने जा रहे हैं कि महंगाई क्यों हो रही है। 1980 में अमेरिका में एक मीडियन प्राइस की जो घर की कीमत थी वो $64,000 थी, जबकि उसी घर की कीमत आज $4,24,000 है। ये ऑलमोस्ट 5 टाइम इंक्रीज़ है और ये सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। आज हम आपको समझाएंगे कि ये महंगाई क्यों हो रही है, आगे और कितनी महंगाई होगी और इस महंगाई से कैसे निपटा जाए। तो लेट्स डाइव इनटू एंड स्टे ट्यून्ड। दुनिया में हर चीज़ की प्राइस, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, 2 फैक्टर से डिटरमिन होती है। वो है सप्लाई और डिमांड। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, और जब ये दोनों होते हैं तो प्राइस एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इन 2 फैक्टर्स की वजह से कास्ट ऑफ लिविंग स्काई राइटिंग हो चुकी है। पेंडेमिक की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगे उसमें से 2020 से लेकर 2022 तक तमाम चीज़ों की सप्लाई जो है ना वो काफ़ी हद तक गिर चुकी थी, और साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो अपने इकॉनमी को रिसेशन से बचने के लिए मनी सप्लाई कर रहे थे। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से जो इस वक्त की महंगाई आप देख रहे हैं ये इन दोनों फैक्टर्स की वजह से है, और पूरी दुनिया एक महंगाई के तूफान के तले दबी हुई है। पेंडेमिक में ट्रेड डिस्ट्रप्शन और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से 2020 से लेकर 2022 तक सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, और साथ साथ जो गवर्नमेंट्स थे वो अपने इकॉनमी को रिसेशन से बचाने के लिए $1 ट्रिलियन प्रिंट कर रहे थे। तो एक साइड पे सप्लाई कम हो रही थी और दूसरी साइड से मनी प्रिंटिंग की वजह से डिमांड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमने 2023-24 में ये महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में देखा। इस वक्त जो कास्ट ऑफ लिविंग है वो 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 20% मनी सप्लाई कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि मनी डिमांड में या जो डिमांड साइड्स इन्फ्लेशन है उसमें ऑलमोस्ट 20 to 40% इंक्रीज़ आ चुका है। इस वक्त एनर्जी की भी प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और ग्लोबल प्रोडक्शन में 50% से ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी की प्राइस के बढ़ने की वजह से हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, मतलब हर चीज़ में एनर्जी यूज़ हो रही है। जैसे कि डिवाइसेस, आप ये जो अभी जिस मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं इसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। घर में आप कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एसीज़ और एयर कंडीशन है सब में एनर्जी यूज़ होती है। तो जब एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो ये हर चीज़ को महंगा कर देती है। तो चलिए एनर्जी प्राइसेस को थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं। 2014 और 16 में एनर्जी के जो प्राइसेस है वो कोलैप्स कर चुकी थी, और इसकी वजह से जो ऑयल में इन्वेस्टमेंट है वो भी साथ क्रैश कर चुकी थी। तो ऑयल कंपनीज ने बायबैक्स और डिविडेंड में ज़्यादा पैसा लगाया बजाय इसके कि न्यू एनर्जी प्रोडक्शंस प्लांट्स में, और इसकी वजह से ऑयल सप्लाई में कमी आई और डिमांड साथ साथ बढ़ती रही। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को देख लें तो 2014 में 900 बिलियन ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जो कि अब $500 बिलियन हो रही है, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन आ चुकी है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इस दौरान साथ साथ सप्लाई एनर्जी की कम हो रही थी, लेकिन साथ साथ डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही। तो एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है जबकि सप्लाई कम हो रही है, और साथ साथ जो इस वक्त सैंक्शंस लगे हैं रशिया में, इसने भी सप्लाई साइड को और मज़ीद स्क्वीज़ कर दिया है। साथ साथ गवर्नमेंट सस्टेनेबल और रिलायबल एनर्जी के रिसोर्सेज के बजाय अनरिलायबल और शॉर्ट टर्म एनर्जी रिसोर्स पे इन्वेस्ट कर रही है, और जिससे एनर्जी की प्राइसेस और ज़्यादा हो रही है, और एनर्जी इंडस्ट्री को यह सिग्नल मिल रहा है कि जो न्यू प्लांट में इन्वेस्ट ना की जाए बल्कि शॉर्ट टर्म एनर्जी प्रोडक्शन पे फोकस किया जाए। और साथ साथ जो बड़े एसेट मैनेजर है जैसे कि ब्लैक रॉक, वो भी अपनी ESG आइडियोलॉजी की वजह से इस इंडस्ट्री को मज़ीद शन कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट और एसेट मैनेजर पिवट भी कर रहे हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन ने ऑयल एंड गैस को ग्रीन एनर्जी डिक्लेयर की है, और साथ साथ जो JP मॉर्गन है वो एनवायरमेंटल ग्रुप से एग्जिट कर चुका है। ये सब कुछ एनर्जी प्राइसेस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बना रही है। ये सब कुछ एनर्जी प्राइसेस को और कॉम्प्लिकेट करके इसकी प्राइसेस को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये तो था सप्लाई साइड। अब हम आते हैं डिमांड साइड पे। जो मनी है वो डिमांड साइड का इनपुट है। गवर्नमेंट ने पेंडेमिक के बाद भी मनी प्रिंटिंग नहीं रोका, सेंट्रल बैंक ने रोक लिया, लेकिन पॉलिटिशियन अभी तक मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में
कास्ट तो कम करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस वक्त ये इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा मिलता है वो नॉर्मली रियल इकोनॉमी में के बजाय वो स्टॉक मार्केट और रियल स्टेट में जा रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट और रियल एसेट की जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। और आपको ये इन स्टेटिस्टिक्स से पता चलेगा कि टॉप 1% 50% स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और जो टॉप 10% है वो 90% दुनिया के स्टॉक होल्ड कर चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इमिग्रेशन का भी मसला है और इमिग्रेशन भी डिमांड को बढ़ा रही है। कनाडा में सिर्फ 2023 में 1.4 मिलियन लोग माइग्रेट हुए और इससे कनाडा की जो रियल स्टेट है वो इसकी प्राइस स्काई राइट हो गई, क्योंकि हाउसिंग सप्लाई कम है और लोग हाउसिंग की डिमांड इस वक्त ज़्यादा कर रहे हैं। साथ साथ जो इलीगल माइग्रेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 2023 में यूएस में 2.3 मिलियन लोग रिकॉर्ड हुए जो इलीगली माइग्रेट हुए यूएस में। इमिग्रेशन से फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर और वर्क की डिमांड बढ़ जाती है और ये सारे फैक्टर महंगाई को बढ़ावा देती है। और डेट सबसे बड़ा फैक्टर है और ये दोनों साइड को अफेक्ट करता है, सप्लाई साइड को भी और डिमांड साइड को भी। इस वक्त जो ग्लोबल डेट है वो 300 ट्रिलियन डॉलर है और जो डेरिवेटिव डेट है वो ऑलमोस्ट 1.4 क्वाड्रिलियन है। इस ह्यूज डेट बबल को सस्टेन करने के लिए और रीफाइनेंसिंग के लिए हुकूमत और सेंट्रल बैंक पिछले 10 साल से मुसलसल मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं और साथ साथ जो लेबर की शॉर्टेज और वर्किंग एज पॉपुलेशन के डिक्लाइन की वजह से ये लीगल और इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें तो इस वक्त जो कनाडा की हाउसिंग प्राइस है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप वहाँ पे 2 कमरे की फ्लैट लेना चाहे तो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन डॉलर है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा गवर्नमेंट इसकी प्राइसेस कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे मॉर्गेज बेट गवर्नमेंट से इसकी ली हुई है। अगर इनकी प्राइस गिराएगी हुकूमत तो इससे उनकी जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है और इसके साथ साथ क्योंकि ये यूएस के साथ ज़्यादा लिंक है इसकी बैंकिंग सिस्टम, तो साथ साथ जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो सकता है। तो वो एक बबल को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं और प्राइस को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि ये डेट को सस्टेनेबिलिटी में रखे। और ये सारा जो सीन्स है वो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस वक्त हो रहा है। तो अब इस सब में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ एनर्जी एबंडेंट हो, जहाँ इमिग्रेशन कंट्रोल में हो और इससे बढ़कर इसकी जो गवर्नमेंट है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी ना कर रहे हो। लेकिन ये मुश्किल काम है क्योंकि ऐसे मुल्क अक्सर रहने के काबिल नहीं होते। आप लीस्ट इंडेटेड कंट्रीज़ ले रहे हैं जैसे कि ब्रुनाई, कुवैत और केमन आइलैंड, लेकिन यहाँ पे मूव करना मुश्किल है। तो आप अपने मुल्क में भी ऐसी कंट्री साइड पे जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन कम है और जहाँ पे इमिग्रेशन का इनफ्लो ज़्यादा नहीं है और एनर्जी भी एबंडेंट है। लेकिन इससे बढ़कर हल यही है कि आप इस सब के बावजूद आप ऐसे इंडस्ट्री को सेलेक्ट करें जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो, क्योंकि ये जो मनी प्रिंटिंग हो रही है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को और इसके कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है। तो अगर आप वहाँ पे जॉब लें तो आप इस इन्फ्लेशन की, क्योंकि आपकी तनख्वाह और सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, आपके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा, तो आप इस महंगाई को बीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाली कंपनीज़ है उसके ऑप्शंस या स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइसेस भी आगे बढ़ने वाली है। और अगर आप मोस्ट पावरफुल है अपने कंट्री में तो आप लीगल वे से गवर्नमेंट को एक पिटिशन भी कर सकती है कि वो रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी में इन्वेस्ट करे। एनर्जी ज़्यादा होगी तो चीप होगी और इससे चीज़ें आगे सस्ती होती जाएगी। ऑयल और गैस के अलावा जो न्यूक्लियर ऑप्शन है ये भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको ये हैरानगी होगी कि पिछले 5 साल में जो न्यूक्लियर एनर्जी में लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि इसके जो ऑयल और गैस की जो इंडस्ट्री है वो उसको इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रही, मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर खड़े करके। एनर्जी ज़्यादा होगी तो इकनॉमिक ग्रोथ होगी, इकनॉमिक ग्रोथ होगी तो सबकी वेल्थ एक्युमुलेशन में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर आप इस इन्फ्लेशन को अगले 10 साल के लिए बीट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना होगा कि वो इसकी जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग इस वक्त हो रही है, जो मनी लिक्विडिटी इंजेक्शन हो रही है, जो पैसा छापा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। अगर आप उसको ट्रैक करें तो आपको इजीली पता चलेगा कि आगे भी जो मनी प्रिंटिंग होगी
तो वही पैसा उधर ही जाएगा। तो इसके लिए आप जो मेरी पिछली वीडियो इसमें मैंने डिटेल में बताया कि इस वक्त जो दुनिया में पिछले 14 साल में जो मनी इंजेक्शंस हो रही है वो कहाँ जा रही है और वो कहाँ किधर इन्वेस्ट हो रही है। अगर यही चीज़ मैं आपको एक पर्सपेक्टिव में समझाना चाहूँ तो इस वक्त जो अगर लेट सपोज गवर्नमेंट जो मनी पैसे प्रिंट कर रहे हैं और 10% मनी प्रिंटिंग होगी तो इसका 1.5 टाइम्स गोल्ड में जाएगा और इसका 5 टाइम्स इस वक्त बिटकॉइन में जा रहा है। तो आगे आप इस वीडियो में चार्ट्स में आपको क्लियर होगा मेरे वीडियोस में कि ये क्यों जा रहा है और इसकी क्या वजह है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें।